क्लास एमडी कैट केमिस्ट्री 2025 में आज हम लोग आज चैप्टर 20 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास जो 2025 के लिए तो पीएमडीसी सिलेबस जो है वो आया है। तो पीएमडीसी सिलेबस आया है फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस एडमिशन्स। तो उसके अंदर जो मैंने कल उसको ऑब्ज़र्व किया, मैंने जब उसको चेक किया तो उसके अंदर सारी चीज़ें जाहिर सी बात है पुरानी हैं, जो प्रीवियस 2024 के सिलेबस से हैं। सिर्फ जो है वो एक टॉपिक या दो टॉपिक ऐसे मुझे मिले हैं जिसको जो हमारी 2024 या उससे पुराने सिलेबस में नहीं थे और इस साल उसको ऐड किया गया। तो मैंने सोचा कि पहले आपको वही टॉपिक में करा दूँ। तो जो टॉपिक न्यू है, बाकी पुराने टॉपिक्स तो ज़्यादातर हमें आते ही हैं। तो उनमें से चैप्टर 20 हमारा जो है वो सिलेबस के अंदर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का होता है और उसमें 3 टॉपिक रखे गए हैं, 20.1, 20.2 और 20.3। एक एडेसिव्स रखा गया, एक डाइज रखा गया और एक पॉलीमर्स रखा गया। अब जहाँ तक एडेसिव की बात है तो ये तो हम लोग सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड में पढ़ते हैं, STB न्यू, ठीक है, एडेसिव्स। और पॉलीमर्स की बात है तो ये भी सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड में पढ़ा जाता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है एडेसिव्स या फिर जो है वो पॉलीमर्स। लेकिन जो ये डाइज का टॉपिक है, ये डाइज का टॉपिक हमारे पास सिन बोर्ड में नहीं है। ये हमारे पास जो टॉपिक है वो फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड में है, FTB में है। और फेडरल की जो टॉपिक है उसको उठाकर यहाँ पर सिलेबस में डाला गया डाइस में। तो ये फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ेगा इसको। जैसे सिंध बोर्ड में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, ना ओल्ड बुक में ना न्यू बुक में। हाँ, सिंध बोर्ड के अंदर जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का चैप्टर है उसके अंदर ये हेयर डाइस का टॉपिक है। हेयर डाइस का जो टॉपिक है वो सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड में आपको मिलेगा, वो स्मॉल सा। लेकिन कंप्लीट जो डाइस का टॉपिक है वो आपको सिंध बोर्ड में नहीं मिलेगा। तो वो आपको जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको उसी से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2025 के लिए जो इस साल एमडी कैट एग्ज़ाम्स होंगे सितंबर में, उसके वाले से मैं आपको इसके बारे में गाइड कर रहा हूँ। तो डाइस का जो टॉपिक है 20.2, तो ये हम इसको डिस्कस करेंगे। इससे MCQs जो आ सकते हैं, किस तरह के आ सकते हैं, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। तो सारी चीज़ें मैंने बोर्ड पर वैसे लिखी हैं, हमें बस इसको समझना है। और मेमोरी बेस्ड है, चूँकि ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ताल्लुक़ रखती हुई चीज़ है तो टोटली ये हमारे पास मेमोरी बेस्ड है। तो आपको जो फैक्ट्स हैं वो याद रखने, यही तरीका इसको है करने का। तो सबसे पहले हमारे पास है डाइस। डाइस की डेफिनेशन, डाई किसे कहते हैं, डाई, ठीक है। तो व्हाट इज़ डाई? डाई इज़ अ कलर्ड कंपाउंड फिक्स टू अ फैब्रिक और अ हेयर, ठीक है। डाई असल में एक कलर्ड कंपाउंड होता है, एक कलर्ड कंपाउंड होता है जो किसी फैब्रिक के साथ जुड़ा होता है। फैब्रिक मतलब कपड़ा, ठीक है, कपड़ा, फैब्रिक। तो फैब्रिक के साथ जो कलर कनेक्ट होता है, कलर जुड़ा होता है, उसको हम लोग डाई कहते हैं। जैसे आप जो भी लिबास आप ज़ेबतन करते हैं, पहनते हैं, उसमें क्या होता है, कोई कलर होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ब्लैक, डिफरेंट शेड्स। तो ये जो कलर होता है फैब्रिक के अंदर, ये डाइस की वजह से आता है, ठीक है। आपको पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। डाइंग का प्रोसेस पूरा एक होता है। तो डाई एक कलर्ड कंपाउंड है जो फैब्रिक के साथ या कपड़ों के साथ चिपका होता है और एक परमानेंट कलर कपड़ों को ये देता है, ठीक है। अच्छा, डाई जो होता है वो 2 चीज़ों से मिला होता है। डाई कंटेन्स अ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। एक जो डाई होता है उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास क्रोमोफोर होता है और एक ऑक्सोक्रोम होता है। क्रोमोफोर क्या होता है? क्रोमोफोर असल में ये क्या करता है, ये कलर देता है डाई को। तो क्रोमोफोर इम्पार्ट्स कलर टू डाई। डाई में जो भी कलर आता है ना वो क्रोमोफोर की वजह से आता है। क्रोमो का मतलब ही यहाँ पर होता है रंग या कलर, क्रोमो का मतलब ही कलर होता है, ठीक है। तो जैसे कि प्लांट्स के अंदर हमारे पास क्रोमोप्लास्ट होता है तो वो कलर देता है उसको लीव्स में आ रहा। तो क्रोमोफोर जो है इम्पार्ट्स कलर टू डाई, वो क्रोमोफोर जो है वो कलर देता है डाई को। ऑक्सोक्रोम क्या कहता है? ऑक्सोक्रोम मेक्स डाई वाटर स्टेबल। तो ऑक्सोक्रोम वाटर डाई को क्या करता है, वाटर स्टेबल कर देता है। वाटर स्टेबल से मुराद है कि पानी से छूटे नहीं, क्योंकि आपको पता है कपड़ों पे जो रंग होता है ना वो बड़ा पक्का रंग होता है। नॉर्मली अगर आपने मार्कर से रंग कर दिया, मान लेते कपड़े में मार्कर से कलर कर देता हूँ, इंक डाल देता हूँ उसके ऊपर हूँ, या कोई भी पेंसिल कलर से कलर कर देता हूँ, क्रेयॉन से कलर कर देता हूँ, तो वॉशिंग मशीन में धुलाई करने के बाद 1 से 2 बार वो कलर ख़त्म हो जाएगा, छूट जाएगा। लेकिन ये जो कपड़े पे रंग होकर आता है हमारे पास, प्रिंट होकर जो कपड़ा आता है, लॉन वगैरह के सूट्स या डिफरेंट प्रिंटेड सूट्स, अब उसको आप जितनी बार भी वॉशिंग मशीन में डाल के धो दो, वो कपड़ा फट तो जाएगा लेकिन उसमें से रंग नहीं निकलेगा, होता है ना ऐसा।
तो वो ऐसा किस वजह से होता है? वो ऑक्सोक्रोम की वजह से होता है। तो ऑक्सोक्रोम क्या करता है बेटा? ऑक्सोक्रोम जो है वो डाई को वाटर स्टेबल कर देता है, वो पानी में स्टेबल रहता है। अब वो ऑक्सोक्रोम के तौर पे हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं डाई के अंदर, उसमें डिफरेंट ग्रुप्स इस्तेमाल करते हैं, असल में वो ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। 4 ग्रुप्स होते हैं ये, जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो सकता है, अमाइनो ग्रुप हो सकता है, टर्शियरी अमाइन का ग्रुप हो सकता है। ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं ये ऑक्सोक्रोम के तौर पे इनको इस्तेमाल करते हैं हम लोग हैं डाई को फॉर्म करने के लिए। और क्रोमोफोर के तौर पे भी अलग अलग चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ पर आपको अगले हेडिंग में एक्सप्लेन कर दूँगा। तो सिंपल है कि डाई में 2 चीज़ें हैं, एक क्रोमोफोर है और एक ऑक्सोक्रोम है। क्रोमोफोर क्या करते हैं याद रखिएगा कि ये कलर देता है डाई को, और ऑक्सोक्रोम जो है वो डाई को वाटर स्टेबल बनाता है। ऑक्सोक्रोम के तौर पे 4 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो 4 चीज़ें ये रहीं, हाइड्रोक्सी ग्रुप, सल्फोनियम ग्रुप और इस तरह प्राइमरी अमाइन ग्रुप और टर्शियरी अमाइन ग्रुप। ठीक है, पता है ये सब आपको। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस पर। डाइस कितनी तरह के होते हैं? अच्छा, डाई की क्लासिफिकेशन 2 तरह से हम लोग कर रहे हैं, एक तो क्रोमोफोर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और एक मेथड ऑफ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। दोनों के लाभ से 5-5 टाइप्स हैं। तो क्रोमोफोर के हिसाब से 5 टाइप हैं। मैंने बड़ा शॉर्ट कर दिया चूँकि फेडरल के अंदर बहुत डिटेल में ये टॉपिक मेंशन हुआ है। इतने डिटेल में एमडी कैट में तो हम लोग एटलीस्ट नहीं पढ़ेंगे, तो मैंने अपने तौर पे इसको शॉर्ट किया जितना हो सके। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जब हम बात करेंगे डाइस की क्रोमोफोर के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास 5 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप हमारे पास कहलाती है नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइस, नाइट्रो और नाइट्रोसो डाइस। अब इसमें क्या होता है, जो क्रोमोफोर होता है वो नाइट्रो ग्रुप होता है। नाइट्रो ग्रुप हम किसे कहते हैं बेटा? NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप कहलाता है। और नाइट्रोसो या नाइट्रोसिल ग्रुप किसे कहा जाता है? NO ग्रुप को कहते हैं। दिस इज़ नाइट्रो, दिस इज़ नाइट्रोसिल या नाइट्रोसो। तो ये 2 चीज़ें अगर मौजूद हो डाइस के अंदर, डाइस के फॉर्मूले में क्रोमोफोर के तौर पे कलर देने के लिए, तो ये नाइट्रो या नाइट्रोसो डाइस कहलाते हैं। सिंपल दैट्स इट। बात समझ में आ गए? इसके बाद नेक्स्ट है एजो डाइस। अब एजो किसे कहा जाता है? एजो या अजाइड ग्रुप जिसको हम कहते हैं, अगर आपने इसको पढ़ा है तो ये जो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो होता है ना, जब 2 नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड होते हैं, दिस इज कॉल्ड एजो। जैसे डाइजोनियम सॉल्ट वगैरह आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो एजो ग्रुप क्या होता है कि जब हमारे पास 2 नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड होते हैं, अगर ये ग्रुप अगर किसी भी क्रोमोफोर में मौजूद है या अगर क्रोमोफोर के तौर पर ये ग्रुप मौजूद है, तो दिस इज कॉल्ड एजोडाई। अब एजोडाई में जो सबसे मशहूर एग्जाम्पल है वो है बिस्मार्क ब्राउन। बिस्मार्क ब्राउन क्या चीज़ है बेटा? ये हमारे पास जो है वो ब्राउन शू पॉलिश। तो आपने देखा होगा कि जो ब्राउन कलर के शू पॉलिशेस होते हैं, जैसे 2 तरह के शू पॉलिशेस आते हैं ना, एक ब्लैक और एक ब्राउन, वो चेरी ब्लॉसम का या फिर कीवी का, मुख्तलिफ तरह के ब्रांड्स होते हैं। तो जो अगर आपके घर पे ब्राउन कलर का शू पॉलिश पड़ा है ना, तो उसमें जो ब्राउन कलर आया है ना, वो ब्राउन कलर इसकी वजह से होता है, बिस्मार्क ब्राउन की वजह से होता है। तो वो ब्राउन कलर देता है जूतों को, वैसे कपड़ों को भी दे सकता है वो कलर। तीसरा है ट्राई अराइल मीथेन डाइस। ट्राई अराइल मीथेन, अराइल से मुराद यहाँ पर क्या होता है बेटा? ट्राई का मतलब तो 3 हो गया, और अराइल से मुराद यहाँ पर है एरोमेटिक रिंग्स। एरोमेटिक रिंग्स मतलब वही बेंजीन रिंग्स। तो ट्राई अराइल मीथेन डाइस, तो नाम से जाहिर होता है कि एक ऐसा डाई जिसमें क्रोमोफोर क्या हो, एक ऐसा मीथेन हो जिसके 3 तरफ अराइल ग्रुप हो, जिसमें से एक जो है वो हमारा क्विनाइट फॉर्म हो। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो मैंने ये कार्बन यहाँ पर लिया, अब इस कार्बन के साथ मैं तीन जगह पर मैं अराइल ग्रुप ले लूँगा। तो अराइल ग्रुप मतलब एरोमेटिक ग्रुप ले लूँगा। तो एक ये एरोमेटिक ग्रुप ले लिया मैंने, एक ये एरोमेटिक ग्रुप ले लिया मैंने, दूसरा, और तीसरी जगह पर भी मैं एक एरोमेटिक ग्रुप लूँगा, लेकिन वो जो तीसरा जो एरोमेटिक ग्रुप होगा वो क्विनाइट फॉर्म में होगा। क्विनाइट फॉर्म किसे कहते हैं? एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें क्यूनोल की फॉर्म होती है, मतलब 6 कार्बन की रिंग हो, 2 डबल बॉन्ड हो, और ये कार्बन के इधर पे 2 डबल बॉन्ड हो, क्यों, जैसे आपने पढ़ा होगा क्यूनोल। ठीक है, तो उसी टाइप की फॉर्म, तो ये क्यूनाइट फॉर्म कहलाती है। तो तीसरी जो रिंग इसकी होती है ना, वो इस तरह डबल बॉन्ड के साथ होती है, और इस तरह से ये हमारे पास कहलाती है क्यूनाइट फॉर्म। ठीक है, तो टोटल 3 रिंग इसके अंदर है। ट्राई अराइल मतलब 3 रिंग टोटल है, जिसमें से 2 रिंग तो नॉर्मल बेंजीन रिंग होती है, तीसरी रिंग जो होती है वो क्यूनाइट फॉर्म में होती है। इस तरह का अगर क्रोमोफोर है कोई या किसी डाई के अंदर ये स्ट्रक्चर मौजूद है, दिस इज कॉल्ड ट्राई अराइल मीथेन डाई। तो ना उसके स्ट्रक्चर से जाहिर हो रहा है। तो ये 3rd टाइप होती है। तो भी हम लोग क्या करें, क्रोमोफोर के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं कितने तरह के डाइस हमारे पास होते हैं। तो 3 समझ में आ गए, 3 टाइप्स हो गई है। उसके बाद 4th टाइप हमारे पास है एंथ्राक्योनोन डाइस। एंथ्राक्योनोन डाइस, अब इसमें क्रोमोफोर क्या होगा?
एंथ्रासीन होगा विद अ क्योनाइट ग्रुप। एंथ्रासीन के साथ क्योनाइट ग्रुप होगा। एंथ्रासीन किसे कहते हैं, हमने पढ़ा था 3 बेंजीन अगर एक साथ फ्यूज़ हो जाए तो आपने देखा जैसे देखो एक बेंजीन ये रहा, अच्छा एक ये तो सिर्फ बेंजीन है, सेकंड बेंजीन अगर लगा दें तो दिस इज कॉल्ड नैप्थलीन, ये नैप्थलीन बन गया। और तीसरा बेंजीन इसी के साथ अगर हम अटैच कर दें दिस इज एंथ्रासीन। अब इसमें क्या करें, एक बेंजीन को हटाकर बीच वाले को मिसाल के तौर पे इस पर मैं क्या करूँ क्योनाइट फॉर्म लगा दूँ, क्योनाइट ग्रुप लगा दूँ। नाउ दिस इज कॉल्ड एंथ्राक्योनोन। एंथ्राक्योनोन से मुराद एंथ्रासीन भी इसमें है और क्योनोन ग्रुप या क्योनाइट ग्रुप भी इसके अंदर मौजूद है। दिस इज कॉल्ड एंथ्राक्योनोन डाई। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, एलिजरीन। एलिजरीन जो है ना बेटा एक रेड कलर का डाई होता है, कपड़ों को जब लाल रंग देना होता है, रेड कलर देना होता है किसी भी कपड़े को, तो उसमें ये वाला डाई इस्तेमाल करता है एलिजरीन। और एलिजरीन में जो क्रोमोफोर होता है वो एंथ्राक्योनोन डाई, एंथ्राक्योनोन होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं वो हम लोग टेक्सटाइल साइंसेस के अंदर हम लोग पढ़ रहे होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको पता होगा, जैसे गुल अहमद है, अलकरम है, खाड़ी टेक्सटाइल है, ठीक है, और बहुत सारे टेक्सटाइल कंपनीज कराची में मौजूद हैं। उनमें आपने देखा होगा डिफरेंट लॉन के प्रिंट्स आते हैं और वो बड़े खूबसूरत से कलर उसमें हुए होते हैं। तो कभी कभार इंसान का जहन जाता है यार कलर पता नहीं कैसे किया होगा उन्होंने उसके ऊपर कि मिटता नहीं, तो वो यही सारे तरीके होते हैं। वो जो टेक्सटाइल इंजीनियर या टेक्सटाइल साइंसेस पढ़ने वाले डाइंग मास्टर जो होते हैं उनको ये चीज़ें पता होती हैं कि डाइंग किस तरह की जाती है, कलर कैसे किया जाता है कपड़े में। तो एक पूरा ये साइंस है, पूरी केमिस्ट्री है इसके पीछे। ऐसा नहीं होता कोई बंदा बैठ के हाथ से रंग कर दे उसके ऊपर। ये बड़ा एक अलग काम है, एक बड़ा टिपिकल एक काम है जो एक्सपीरियंस लोग वहाँ पर परफॉर्म कर रहे होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और अच्छी खासी सैलरी उठा रहे होते हैं उस काम को करने के, डाइंग करने के। तो मेन काम तो डाइंग का है जो कपड़े की इंडस्ट्री में होता है, कलर करने का। तो एंथ्राक्योनोन डाइस हमारे पास एलिजरीन एक है जैसे रेड कलर देता है। इसके बाद है इंडिगो डाइस। इंडिगो डाइस इसका इंडिगो कलर का देता है ज़्यादातर। इंडिगो मतलब लाइट पर्पल टाइप का कलर होता है, ये वॉलेट जैसा हल्का सा वॉलेट होता है। दिस इज इंडिगो। इंडिगो डाइस क्या होता है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप जो है ना वो मौजूद होता है एज आ क्रोमोफोर। कार्बोनिल मतलब सी डबल बॉन्ड हो, अगर ये ग्रुप एज आ क्रोमोफोर मौजूद है तो दिस इज इंडिगो डाई, बस, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसको, क्लियर है। तो क्रोमोफोर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो डाइस हैं वो हमारे पास 5 तरह की हैं जो हमने देखा। ये एक नाइट्रो और नाइट्रोसो डाइस है जिसमें NO2 ग्रुप है, एजो डाई जिसमें एसाइड ग्रुप है, ट्राई अराइल मीथेन डाई है जिसमें एक कार्बन के 3 तरफ एरोमेटिक रिंग्स लगे हैं जिसमें से एक क्योनाइट फॉर्म है, एंथ्राक्योनोन डाइस जिसमें एंथ्रासीन के साथ एक क्योनोन ग्रुप अटैच हुआ हुआ है, और इंडिगो डाइस जिसमें कार्बोनिल ग्रुप एज अ क्रोमोफोर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ ये 5 टाइप्स जो है बेटा इसमें हमने क्रोमोफोर के अकॉर्डिंग बताया है कि क्रोमोफोर के अकॉर्डिंग कितने तरह के हमारे पास डाइस होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात सबको, आसान है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस अकॉर्डिंग टू मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, मतलब अप्लाई करने के लिहाज से, जब हम उसको कपड़ों पर अप्लाई करते हैं इसके लिहाज से भी हमारे पास 5 टाइप्स होते हैं। अब इसमें क्रोमोफोर की तस्करा नहीं करेंगे, अब इसमें से कुछ डाइस हमने यहाँ पढ़ लिया है उसमें दोबारा एग्जाम्पल में आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वो क्रोमोफोर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर वो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग है। अब 5 तरह के डाइस हैं, डायरेक्ट डाइस, वेट डाइस, मोर्डेन डाइस, एजोइक डाइस और डिस्पर्स डाइस। ये इनकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें कि किस तरह से उनको अप्लाई किया जाता है फैब्रिक्स पे, कपड़ों पे। सबसे पहले डायरेक्ट डाइस। डायरेक्ट डाइस क्या होते हैं, जो डायरेक्टली कपड़ों पे अप्लाई किया जा सकता है विदाउट एनी फॉलोइंग एनी मेथड। ये वाटर सॉल्युबल डाइस होते हैं, इसको हम लोग पानी में डालते हैं, ये पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद कपड़े को उसके अंदर डुबा देते हैं, फिर वो डाई कर देते हैं। नॉर्मली आपने लोकली देखा होगा दुकानों वगैरह में जो डाई किया जाता है, एक बड़ा सा पतीला जैसा होता है, डेग है ना, बड़े से पतीली होती है, उसके अंदर वो डाइस को डालने के बाद कपड़े उसके अंदर से डुबा के बार बार निकालते रहते हैं तो वो डाई हो जाता है। तो वो डायरेक्ट डाइस कहलाता है, जो सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट डाइस, लेकिन ये इतना देर पा नहीं होता, ये इसका कलर निकल जाता है। लोकली करने के लिए तो सही है, घर में करना है कलर या किसी दुकान में करना है। बाकी इंडस्ट्रियल लेवल पे हम अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे गुल अहमद है या अलकरम टेक्सटाइल है, अब ये लोग जाहिर सी बात है डायरेक्ट डाई थोड़ी ना करते हैं, फिर बहुत सारे प्रोसीजर है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर कई तरीके से डाई को जो है वो कपड़ों पर अप्लाई किया जाता है। एक अब सेकंड इसमें वेट डाइस, VAT वेट, वेट डाइस। वेट वैसे हम लोग किसी बकेट को या बाल्टी को हम लोग कहते हैं, मतलब तो वेट का मतलब होता है बकेट या कोई बाल्टी, तो वेट डाइस। अब वेट डाइस किसे कहा जाता है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, बट डिजॉल्व इन रिडक्शन बाय NaHS, लेकिन ये डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी में जब उसका सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिडक्शन करते हैं। मीन्स जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल दूं तो जैसे इंडिगो ब्लू, अब इंडिगो ब्लू जो है ना ये हमारे पास एक वेट डाई है,
ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता है। तो सबसे पहले इसके हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं NaHS की प्रेजेंस में। जब इसकी रिडक्शन करेंगे तो ये पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसका कलर चेंज हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है पानी में डिजॉल्व होने के बाद, इंडिगो वाइट हो जाता है, ये इंडिगो ब्लू जो है इंडिगो वाइट हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अब इंडिगो वाइट हो जाता है और पानी, और आपने इसको कपड़े ऊपर अप्लाई कर दिया, कपड़ों को उसमें भिगो दिया। उसके बाद उस कपड़े को हम क्या करते हैं, उसको हम या तो हम उसको किसी टांग देते हैं किसी वायर के साथ, मतलब उसको हम फ्रीली हैंग कर देते हैं, किसी जगह पर उसको फ्रीली हैंग कर दिया जाता है। जब उसको फ्रीली हैंग करते हैं तो वो एयर से रिएक्शन करता है, और उसकी एयर से रिएक्शन करने से क्या हो जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो ऑक्सीडेशन जब हो जाती है तो इंडिगो वाइट दोबारा से क्या होता है, इंडिगो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इनसॉल्युबल होने के बाद क्या होता है कि वो फिर वो फैब्रिक की चाकर चिपक जाता है। इसको हम कहते हैं वेट डाइस। वेट डाइस जैसे इंडिगो ब्लू है, पानी में डिजॉल्व नहीं होता, तो इसको पहले हम लोग सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, देन ये वाटर इंडिगो वाइट बन के वाटर सॉल्युबल हो जाता है। अब ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है, फिर इसको हम लोग फैब्रिक पर फिर लगाने के बाद फैब्रिक को हम लोग हंग कर देते हैं, लटका देते हैं किसी वायर में, खुली जगह में। उसमें जब हवा पड़ती है तो ऑक्सीडेशन करके दोबारा इंडिगो ब्लू बन जाता है, रिवर्स हो जाती है प्रोसेस, और पूरे कलर जो कपड़े में ब्लू कलर आ जाता है। तो ये वेट डाइस कहलाता है। बस समझ में आ गया, ये डायरेक्ट डाइस नहीं है, इनमें प्रोसीजर हम कर रहे हैं तो जाकर ये कपड़ों पर जाकर फिर अप्लाई हो रहा है। समझ में आ गई बात। तीसरा हमारे पास है मोर्डेंट डाइस। मोर्डेंट, ये वर्ड सुना कभी, मोर्डेंट, पहली बार सुन रहे हैं, मोर्डेंट डाइस। अब मोर्डेंट किसे कहा जाता है, मोर्डेंट असल में कुछ कंपाउंड्स होते हैं बेटा केमिस्ट्री के अंदर, सॉल्ट होते हैं किस्म के, मोर्डेंट सॉल्ट होते हैं। तो दे आर अप्लाइड टू फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्ट या मोर्डेंट। मोर्डेंट डाइस वो होते हैं जो कपड़ों पर अप्लाई किए जाते हैं एक मोर्डेंट की मदद से। मोर्डेंट क्या होता है, किस्म का सॉल्ट होता है। तो फैब्रिक इज फर्स्ट ट्रीटेड विथ मोर्डेंट एंड देन इट इज ट्रीटेड विथ डाई। तो अब इसमें क्या होता है, दो प्रोसीजर होता है। सबसे पहले मोर्डेंट होता है, हम उसमें फैब्रिक को उसमें हम लोग ट्रीट करते हैं, फैब्रिक का रिएक्शन मोर्डेंट के साथ कराते हैं, सॉल्ट उसके ऊपर चिपक जाता है। देन उसके बाद अच्छा वो जो डाइज होता है ना, वो डाइज वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, तो पानी में डायरेक्ट, मोर्डेंट डाइज पानी में डायरेक्ट डिजॉल्व नहीं होता है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जो फैब्रिक है उसको मोर्डेंट में डिजॉल्व करते हैं, मोर्डेंट में डिप करते हैं, मोर्डेंट उसके ऊपर लग जाता है। देन फिर उस फैब्रिक को ट्रीट करते हैं हम लोग डाई के साथ। और जब बेटा डाई और मोर्डेंट, जब वो जो डाई है जब उसका मोर्डेंट के साथ रिएक्शन होता है, डाई का जब मोर्डेंट के साथ रिएक्शन होता है तो इससे क्या होता है बेटा, एक वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेता है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना देता है जो वाटर सॉल्युबल हो जाता है। इससे क्या होता है कि वो पानी में डिजॉल्व होने के बाद वो डाई जो है वो फैब्रिक के साथ जाकर स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, तो ये मोर्डेंट डाइस कहलाते हैं। इसमें हमें एक मोर्डेंट या एक सॉल्ट की नीड होती है। वो सॉल्ट क्या करता है, डाई के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बना लेता है, जो उसका फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा होता है। तो वो जैसे एग्जाम्पल इसकी एलिजरीन। अब एलिजरीन जो हमने यहाँ पढ़ा था एंथ्राक्विनोन डाइस की क्रोमोफोर के अकॉर्डिंग, अब ये डाइस के अकॉर्डिंग जो है वो फिर ये मोर्डेंट डाइस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मोर्डेंट के साथ लगाया था एलिजरीन, डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता फैब्रिक। तो पहले मोर्डेंट से ट्रीट करते हैं, देन उसके बाद ट्रीट करते हैं डाई के साथ, तो जाकर फिर वो अपने फैब्रिक के साथ जाकर अटैच होता है। क्लियर है। इसके बाद फोर्थ हमारे पास एजोइक डाइस है। एजोइक डाई क्या होता है बेटा, सिंपल ये याद रखना है कि इसका एक और नाम बस याद रखना, इसका मेथड आप छोड़ें। एजोइक डाइस को इनग्रेन डाइस भी कहते हैं, इनग्रेन डाइस। तो ये बिस्मार्क ब्राउन जो होता है ना, तो यही हमारे पास एजोइक डाई कहलाता है। तो उसमें अजाइड ग्रुप हमारे पास होता है, और जब उसको अप्लाई करने का जो मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग उसको एजोइक डाई कहते हैं। इसको इनग्रेन डाइस भी कहते हैं, कि उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं। अगर आप कभी आपने देखा होगा ना, जैसे शू पॉलिश वगैरह अगर अभी आप उसको टच करो ना, उसमें छोटे छोटे दाने आपको दिखाई देंगे। वो उसको जब शूज़ पे लगाते हैं तो दाने दाने बनते हैं, तो वो फिर उसके बाद जब उसको ब्रश से जब हम उसको रब करते हैं देन वो दाने ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इनग्रेन डाइस कहलाते हैं, एजोइक डाइस होते हैं ये, इसमें अजाइड ग्रुप होता है। इसके बाद पांचवा है डिस्पर्स डाइस। डिस्पर्स डाइस, डिस्पर्स मतलब फैला हुआ, डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्स डाइस। अब ये भी क्या होते हैं, ये डाइस भी पानी में सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल इन वाटर रहते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट दे फॉर्म कोलॉइड। लेकिन ये क्या करते हैं बेटा, कोलॉइड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। पानी में तो डिजॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन ये कोलॉइड की फॉर्मेशन करते हैं। कोलॉइड क्या है आपको पता है, कोलॉइड हमारे एक तरह का मिक्सचर है। इट इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ मिक्सचर। सस्पेंडेड पार्टिकल जिसमें होता है ना भाई, तो वो एक चीज़ होता है कि पानी में डाई को डाला, पानी में वो डिजॉल्व हो गया, और एक चीज़ होती है पानी में डाला वो डिजॉल्व ही नहीं हुआ, इनसॉल्युबल रह गया। और एक इसके बीच में एक चीज़ होती है कोलॉइड बन जाना, कि पानी में डाला गया उसने कोलॉइड की फॉर्मेशन कर ली, सस्पेंडेड पार्टिकल्स उसके अंदर आ गए। ठीक है,
तो अब उसमें क्या होता है, डिस्पर्स डाइस में क्या होता है कि पानी में हम लोग डाइस को डालते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है कि वो डिस्पर्स एक पार्टिकल उसके अंदर आ जाता है। दैन उसके बाद कपड़ों को जब डुबा के उसमें से निकालते हैं ना, तो वो डिस्पर्स पार्टिकल डाई के होता है, वो जाकर कपड़ों पे चिपक जाते हैं। आपने ऐसा भी देखा होगा कभी, एक पानी है उसके अंदर छोटे छोटे कलर के पार्टिकल है, उसमें कपड़ा डुबाल कर निकाल रहे हैं तब उसमें चिपक जा रहा है। अक्सर शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह में ऐसा दिखाते हैं कपड़े पर रंग करने का तरीका, कि एक बाल्टी है उसमें रंग जैसा डला हुआ है, वो डुबा कर कपड़ा निकाल रहे तो उसमें पूरा पैटर्न बन जा रहा है ऑटोमेटिक। तो वो हमारे डिस्पर्स डाइज होते हैं, ठीक है। तो दे आर यूज्ड विथ मॉडर्न सिंथेटिक फाइबर। जो आजकल के सिंथेटिक, देखो बाकी जो इतने सारे हमने पढ़े हैं ना, वो ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है वूल में इस्तेमाल करते हैं, ऊनी कपड़े में, या फिर वूल के अलावा हम उसको कॉटन में इस्तेमाल करते हैं। वूल या कॉटन में यूज़ करते हैं ज़्यादातर, वूल मतलब ऊन में, कॉटन मतलब कपास में। लेकिन जो डिस्पर्स डाइज हमारे पास होते हैं, तो डिस्पर्स डाइज का क्या होता है कि ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको सिंथेटिक, मॉडर्न सिंथेटिक फाइबर में, लाइक नायलॉन में इस्तेमाल करते हैं। नायलॉन हो गया हमारा, या फिर हमारा इसके अंदर पॉलिएस्टर हो गया, इस तरह के जो सिंथेटिक फाइबर है मॉडर्न जदीद दौर के, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, इसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको, ये डिस्पर्स डाइज। तो बेटा ये हमारे पास 5 टाइप्स थी डाइज की अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ देयर एप्लीकेशन। तो डायरेक्ट डाइज जो पानी में डायरेक्ट सॉल्युबल रहते हैं, वेट डाइज जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, पहले इनके रिडक्शन करते हैं, NaHH से, उसके बाद फिर दोबारा ऑक्सीडेशन करते हैं। मॉडर्न डाइज ये भी पानी में डायरेक्ट सॉल्युबल नहीं होते, पहले मॉडर्न से ट्रीट करते हैं, देन उसके बाद हम लोग उसको जो है वो डाई से ट्रीट करते हैं, देन जाकर ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। एजोइक डाइज जिसको इनग्रेन डाइज कहा जाता है। डिस्पर्स डाइज जिसको जब पानी में जब डाला जाता है तो वो सॉल्युबल तो नहीं होते, कोलॉइड बना लेते हैं, फिर वो कोलॉइड के पार्टिकल जो है वो जाकर स्टिक हो जाते हैं कपड़ों से, तो फिर वो एक वो बना लेते हैं हमारे पास, मतलब कलर हो जाते हैं कपड़ों में। अच्छा, इन सब के अंदर ना जब हम फेडरल बोर्ड को जब उठाएंगे तो इन सब के इसमें ऑक्सोक्रोम भी लिखे हैं, इसका ऑक्सोक्रोम ये, इसका ऑक्सोक्रोम ये, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसको समझना फिर याद रखना एक बड़ा एक मुश्किल काम है। तो मैंने ऑक्सोक्रोम सबके बताए नहीं है, बस मैंने यहीं पर डायरेक्ट बता दिया है कि ये 4 ऑक्सोक्रोम होते हैं, वरना सबके साथ साथ ऑक्सोक्रोम लिखे होते हैं। तो वो फिर याद करना मुश्किल काम है उसको, तो यही याद करना मुश्किल हो जाता है, बाकी चीज़ें कैसे याद करेंगे। इसके बाद जब तो ये सारे जो डाइस का काफ़ी एक डिटेल टॉपिक हमारा जो है ना वो मौजूद है फेडरल बोर्ड के अंदर, काफ़ी डिटेल में ये टॉपिक मौजूद है, और मैंने इसको 50% तक शॉर्ट कर दिया, 50% और है ये फेडरल बोर्ड में। तो लेकिन इतना सारा एप्टीट्यूड में काम का नहीं है, उतना जो एक ही सवाल बनना है वैसे भी। तो MDCAT के अंदर पैटर्न के अंदर भी आपको पता है कि चेंजिंग हुई है, क्वेश्चंस की तादाद कम की गई है, 200 के बजाय 180 क्वेश्चंस कर दिए गए, 180 सवाल कर दिए गए, टाइम आपको वही दे रहे हैं। अच्छा, उसमें सब्जेक्ट्स के अंदर भी वेरिएशन की गई है। पहले क्या होता था, बायो के ज़्यादा होते थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बराबर होते हैं लास्ट ईयर, तो इस बार फिजिक्स के क्वेश्चंस कम हो गए ना, केमिस्ट्री के ज़्यादा हो गए। केमिस्ट्री कितने हो गए, 45 क्वेश्चन हो गए केमिस्ट्री के, और फिजिक्स के कम हो गए ना, 30 समथिंग, 36 हो गए, वरना पहले बराबर थे फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो अभी केमिस्ट्री का वेटेज बढ़ा दिया होगा। तो ये एक चेंजिंग मैंने देखा है कि की है इस बार PMDC ने, तो हमें ऑलरेडी पता है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत हमें मतलब बायो में चाहिए, फिर केमिस्ट्री में चाहिए, दैन फिजिक्स में और बाकी सब्जेक्ट। तो इसके बाद लास्ट टॉपिक है जो डाइस के टॉपिक के साथ ही लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता कि PMDC सिलेबस के अंदर इसको एंटर किया है कि नहीं किया है, हेयर डाई। तो वो फेडरल बोर्ड में इस टॉपिक के फ़ौरन बाद हेयर डाइस का टॉपिक है, तो मैं उसको बता दे रहा हूँ हेयर डाइस भी, कि हेयर डाइस हमारे सिंध बोर्ड में भी है, तो कोई ऐसा कुछ नया नहीं है ये। हेयर डाइस क्या होता है भाई, अच्छा अभी तक जो डाइस हमने पढ़े हैं वो डाइस थे जो कपड़ों पे रंग करते थे, कपड़ों पे रंग चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब ये वो डाइज होते हैं जो यूज टू डाई हेयर्स, बालों को डाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आपको पता है बालों को भी डाई किया जा सकता है, अब बालों पे भी रंग किया जा सकता है, डिफरेंट कलर के डाइस, उसमें आप ब्राउन भी कर सकते हैं, ब्राउन की डिफरेंट शेड्स ले सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, ग्रे कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स, गोल्डन कर सकते हैं। अब बालों को डिफरेंट रंग किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हेयर डाइस, सुना होगा आपने, देखा भी होगा। तो वो हेयर कलर्स आते हैं डिफरेंट, तो वो डाइज होते हैं उसके अंदर। और क्या होता है, अब डाई, हेयर डाई को बनाने के लिए पैसा से दो ज़्यादा बातें याद नहीं रखनी है। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल्स याद रखना है कि 4 रॉ मटेरियल्स, कि इसका डाई क्या होता है, डाई कलर के तौर पे कौन सा कंपाउंड इसमें यूज़ किया जाता है। 4-अमाइनो 2-हाइड्रोक्सी टोलुइन को इस्तेमाल करते हैं कलर के तौर पे। मतलब स्ट्रक्चर अगर मैं इसका बनाऊँ, ये हमारा हो गया टोलुइन, ठीक है। अब टोलुइन ये हुआ ना, ये CH3 आ गया, टोलुइन हो गया। नाउ 1 2 3 एंड देन 4, 2-हाइड्रोक्सी उसमें 2 पर हमने लगा दिया OH, 4-अमाइनो मतलब 4 पर लगा दिया हमने NH2, दिस इज़ 4-अमाइनो 2-हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये एज अ डाई इस्तेमाल किया जाता है हेयर कलर्स के अंदर। मोडिफायर जो मोडिफाई करता है हेयर डाइस को,
उसमें रिसोर्सिनॉल इस्तेमाल करते हैं। अब रिसोर्सिनॉल भी आपको पता है, रिसोर्सिनॉल एक डाईहाइड्रिक फिनॉल है, ठीक है। डाईहाइड्रिक फिनॉल है जिसमें बेंजीन रिंग के साथ दो जगह पर OH होता है, एक फर्स्ट पोजीशन पर होता है और एक थर्ड पोजीशन पर OH होता है। दिस इज कॉल्ड रिसोर्सिनॉल, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे जो ऑक्सीडेशन से रोकता है, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन जब कर लेगा ना हम डाई तो उसका कलर ख़त्म हो जाएगा, इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे सोडियम सल्फाइड यूज़ किया जाता है। सोडियम Na हो गया 2 और सल्फाइड होता है हमारा SO3, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, एक होता है सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये बोल रही है। तो सोडियम सल्फाइड को हम एज अ एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अल्कालाइज़र, अल्कालाइज़र मतलब लाइक जो अल्कलीन बनाता है, बेसिक करता है इसको हेयर डाइस को, तो अल्कालाइज़र के तौर पे एक अल्कली यूज़ करते हैं। अल्कली से मुराद एक बेस यूज़ करते हैं, तो अल्कालाइज़र मतलब बेस यूज़ करना है इसमें, तो बेस के तौर पे एक वीक बेस इस्तेमाल करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो बेटा ये याद रखना है आपको, रॉ मटेरियल्स आपसे MCQ में पूछा जा सकता है हेयर डाइस के। तो डाई के तौर पर क्या है, 4-amino-2-hydroxytoluene, मोडिफाई रिसोर्सिनॉल है, एंटीऑक्सीडेंट सोडियम सल्फाइड है, और अल्कालाइज़र जो बेस है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब डाइस की, हेयर डाइस की टाइप्स की जब हम बात करते हैं, हेयर डाइस 3 तरह के होते हैं, परमानेंट डाइस, सेमी परमानेंट डाइस, और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट होता है टेम्पोररी डाइस। ठीक है, परमानेंट डाइस क्या होते हैं, जो परमानेंट डाइस क्या होते हैं बेटा, कि जो लंबे अरसे के लिए या हमेशा के लिए बालों को डाई कर देते हैं, इसको हम परमानेंट डाइस कहते हैं। इसके अंदर 3 से 6% हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ किया जाता है। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से ना उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है हेयर डाइस की। कितना आपने H2O2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने यूज़ किया है, ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं बेटा वो परमानेंट डाइस होते हैं, परमानेंट डाइस इस्तेमाल करते हैं। परमानेंट डाइस का कलर कभी जाता नहीं है, वो बाल बड़े हो जाते हैं, अब जाहिर सी बात है बाल बड़े हो जाएंगे तो वो जो पिछला रंग आएगा बालों का तो वाइट होगा, जो डिफरेंट जो भी कलर है बालों का, इसकी वजह से क्या होता है वो लेकिन उस खुद बालों में लगा रहता है, उसका कलर चेंज नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो परमानेंट डाइस होता है, जो 3 से 6% हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। एक होता है सेमी परमानेंट डाइस। सेमी परमानेंट डाइस जिसका कलर बालों का 1 हफ्ते तक रहता है, 1 हफ्ते बाद वो रंग ख़त्म हो जाता है बालों का खुद ही, मतलब वो 1 हफ्ते बाद आप उसको वॉश करेंगे तो वो रंग हट जाएगा। 1 वीक होता है सेमी परमानेंट डाइस, इसमें 1 से 2% हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला जाता है। और कुछ हमारे पास डाइस होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं टेम्पोररी डाइस। अब टेम्पोररी डाइस बेटा किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई आप चाह रहे हैं कि आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, बस उसमें बाल डाई हो उसके बाद ख़त्म हो जाए, या जो मूवीज़ वगैरह बना रहे होते हैं, कोई एक मूवी है उसके अंदर बालों का रंग डाई करना किसी एक सीन के लिए जस्ट, तो उसके लिए वो टेम्पोररी डाइस लगा लेते हैं जो एक्टर या एक्ट्रेसेस होते हैं। तो वो टेम्पोररी डाई बस एक सीन के लिए होगा, उसके बाद जब बालों को वॉश करेंगे तो वो बाल रंग हट जाएगा, तो उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता ही नहीं है, वो ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल ही नहीं होती उसकी। तो 3 तरह के डाइस है, परमानेंट डाइस जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके पास बालों में लगे रहते हैं, सेमी परमानेंट डाइस जो 1 वीक का टाइम होते हैं, टेम्पोररी डाइस जो बस 1 वॉश के लिए होता है, 1 वॉश के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। वो सब डिपेंड करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने उसमें कितना डाला है डाइस के अंदर। 3 से 6% डालो तो परमानेंट है, 1 से 2% डाला तो फिर ये टेम्पोररी है, सेमी परमानेंट है, और अगर डाला ही नहीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो फिर वो हमारा टेम्पोररी डाई है। समझ में आ गई बात? तो बस ये टॉपिक हमारे पास था डाइट्स के अकॉर्डिंग। तो बाकी MD-CAT के वाले से मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि जो जो चीज़ें हमें यहाँ पर MD-CAT के वाले से जो दिख रही हैं, तो वो यही है कि 180 MCQs इस बार हमारे पास हो गए हैं। MCQs की तादाद कम कर दी गई है, जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा है, और टाइम तो वही है ना 3.5 आवर्स है ना, अच्छा 3 आवर्स है, टाइम कम कर दिया गया, सही है 3 घंटे कर दिए, मतलब 1 मिनट एक MCQs का हो गया, 16 into 60, 1 मिनट में एक MCQs का जवाब दे रहे हैं तो 180 मिनट आपके पास आ गए। तो 180 मिनट भी हैं और 180 MCQs भी आपके पास हैं, ठीक। तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन बायो के कितने MCQs हैं? 81 सबसे ज़्यादा MCQs हैं। इसके बाद केमिस्ट्री के कितने बताया आपने अभी? 55, 45। इसके बाद फिज़िक्स के कितने बताए? 36। इसके बाद आपने इंग्लिश के कितने बताए? 9 MCQs है, बिल्कुल सही। इसके अलावा इसमें हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग के कितने MCQs हैं? 9 है। तो ये टोटल मिला के हमारे पास हो गए 180, ऐसा ही है। तो देखा जाए तो सबसे बड़ा पोर्शन आपका बायो का बन रहा है, फिर केमिस्ट्री का, बायो का तो बहुत बड़ा पोर्शन 81 मार्क्स, फिजिक्स को कम कर दिया गया है, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग बराबर कर दी गई 9 MCQs के साथ। ये जो चेंजिंग है जो कल जो PMDC सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग देखा गया है
केमिस्ट्री के अंदर जो चेंजिंग दिखी है वो तो एक ये टॉपिक है जो मैंने करा दिया आपको, ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वैसे एडेसिव का टॉपिक भी पूरा ये चैप्टर ही न्यू डाला गया है। एडेसिव वो तो हमारे सिंध बोर्ड में लेकिन MD कैट में कभी नहीं था। बायोकेमिस्ट्री में हमारा PMDC सिलेबस सेंड हो जाता था, इस बार उन्होंने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी डाल दिया। और साथ में जो S&P ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 4 के एलिमेंट, जो ग्रुप 4 के जो रिएक्शंस हैं वो नहीं थे ना हमारे बुक में, वो फेडरल बोर्ड से करना होगा। बस बाकी सारी चीज़ें तो हमारी बुक से ही अकॉर्डिंग है। तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं उसके अंदर है। बाकी डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन ज़्यादा है, इजी और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कम है। बड़ा पोर्शन हमारे पास मॉडरेट क्वेश्चन का ही है जिसकी डिफ़िकल्टी मॉडरेट लेवल की है, तो परसेंटेज उसके अंदर मेंशन होगी कितने कितने हैं। तो ये चीज़ें बाकी आप बायो फिजिक्स और बाकी सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा बेहतर किया गया है उसके अंदर, टॉपिक्स को बेहतर तरह से डिफाइन कर दिया गया है, टॉपिक सब टॉपिक के अकॉर्डिंग, वरना ये थोड़ा सा पिछली बार जो था इतना बेहतर नहीं था। अब ये कि देखने में आसानी हो जाएगी, समझने में आसानी हो जाएगी क्या चीज़ें। बाकी इंग्लिश के सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है, जैसा था हमेशा से वैसा ही। इंग्लिश में कुछ चेंज उन्होंने नहीं किया इस बार। लॉजिकल रीजनिंग भी वैसे ही जैसे पहले था। बस केमिस्ट्री में जो चेंजिंग थी वो मैंने बोला कि चलो आज ही मैं करा देता हूँ। अब ये जाहिर सी बात है इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए किसी काम की चीज़ है नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे भी फेडरल बोर्ड है, बिल्कुल अलग है। ये MD कैट में आ सकता है बस, और कहीं नहीं, इसलिए मैंने उनको ऑफ कर दी। समझ में आ गई बात सब।